जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने लक्ष्यपति टारगेट फैमिली में। चलिए एक बार फिर से आपके लिए हम उपस्थित हैं एग्रीकल्चर का सेकंड पार्ट लेके, जिसमें हमें क्रॉप पढ़नी है। अब तक हमने देखा था एग्रीकल्चर क्या है, सीजन्स क्या हैं, एग्रीकल्चर के सीजन्स कौन कौन से हैं, और जिसमें हमने जाना था रबी खरीफ जायद के बारे में, और एग्रीकल्चर को समझा था एग्रीकल्चर है क्या, ज़रूरी क्यों है, ये सब बातें समझी थी। कितने प्रकार के एग्रीकल्चर कितने टाइप हैं, ये सब जान लिया था। अब देखते हैं इस पार्ट में फसलों के बारे में, क्रॉप्स के बारे में। तो अगर क्रॉप्स के बारे में बात करें तो हमारी जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, चावल यानी राइस, या इसे धान भी कहते हैं, धान, क्योंकि बुआई हम धान की ही करते हैं और काटते भी धान है, उसमें से निकालते हैं चावल, इसे इंग्लिश में पैडी कहते हैं। तो पैडी, ये सब हमारी कुछ फसलें हैं, जैसे धान, गेहूं, व्हीट, बाजरा, बार्ले, मक्का, मेज। और कुछ ऑयल क्रॉप्स हैं, तिलहनी फसलें और दलहन, पल्स क्रॉप, जो हमारे डेली यूज में, मतलब भोजन में हमारे डेली यूज में आती हैं, ये वो क्रॉप्स हैं। और कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं और कुछ ऐसी क्रॉप्स हमें पढ़नी है जो कि प्लांटेशन क्रॉप है, और एक जिसे हम कह सकते हैं अखाद्य फसलें यानी नॉन एडिबल क्रॉप्स, जो हम उगाते हैं, जैसे कि रबड़ हो गई। ये सब चीज़ें हम खाते नहीं हैं, फिर भी इनकी खेती करते हैं। तो अब इसमें हमें जानना क्या है, दो तीन चीज़ें हैं जो जाननी होती हैं हमें। पहले कि किस रीजन में होगा, भारत के किस रीजन में ये कौन सी क्रॉप किस रीजन में उगाई जाती है। दूसरा, इसके लिए टेम्परेचर कितना नीडेड है, कितने टेम्परेचर पे अच्छी फसल आएगी। दूसरा, पानी की कितनी रिक्वायरमेंट है। तीसरा, इसका यूज क्या है। और चौथा, हमें जो जानना है कि भारत में कहाँ, विश्व में भारत का कौन सा स्थान है इसके प्रोडक्शन में, और कौन सा स्टेट किस क्रॉप के प्रोडक्शन में सबसे आगे है। बस यही चीज़ें हैं जो हमें देखनी है मेन इसमें। ठीक है भैया। तो अगर हम राइस की बात करें, धान की बात करें, तो धान में हम देखते हैं कि अगर वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होता है। कह सकते हैं 120 से 150 सेंटीमीटर वाटर रेंज चाहिए इसके लिए। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो अबव 25 डिग्री सेल्सियस या अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं, इससे ऊपर ही बढ़िया इसका प्रोडक्शन होता है। तो और ये रीजन कौन सा होता है हमारा, तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में धान की फसल होती है। उष्ण और उपोष्ण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है भैया। इसके अलावा किस सीजन की क्रॉप है ये भी जानना बहुत जरूरी है। एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि किस सीजन की क्रॉप है, या ऐसे पूछा जाए इनमें से कौन सी खरीफ की क्रॉप नहीं है या कौन सी रबी की क्रॉप नहीं है। जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। तो ये सीजन इसका होता है भैया खरीफ,
खरीफ की क्रॉप है, ठीक है। इसकी बुआई की जाती है 15 जून से, या इसको इससे ऐसा जून जुलाई से बुआई की जाती है, जैसा हमने बताया था खरीफ के बारे में। और कटाई इसकी होती है अक्टूबर टू दिसंबर। ये जो चीज़ें हैं जो हमें जाननी है, ठीक है भैया। इसके अलावा भारत चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर, पूरे विश्व में जितना चावल उत्पादन होता है उसमें से भारत दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? सबसे पहले स्थान पर है चाइना। चाइना के बाद आता है हमारा इंडिया। हम राइस प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे है, ठीक है भैया। और अगर भारत में बात करें तो सबसे पहले स्थान पर आता है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये तो हो गई चावल के बारे में बातें। और अगर रीजन देखें हम मैप में कि चावल का प्रोडक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो हम पाएंगे कि ये जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, जहाँ से गंगा रिवर फ्लो करती है, और सतलुज का मैदानी क्षेत्र, लगभग ये क्षेत्र, यहाँ से लेकर ये क्षेत्र जो आता है, उसके बाद जो तटीय क्षेत्र हम पाते हैं यहाँ पर, और ये इतना लगभग हमारा जो है राइस प्रोडक्शन के लिए, मतलब कि अगर हम स्टेट्स की बात करें तो हमारा इधर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है हमको देखने को मिलता है यूपी, बिहार, इसके बाद इधर वेस्ट बंगाल, इस रीजन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर थोड़ा बहुत प्रोडक्शन तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, इधर तटीय क्षेत्रों में। यहाँ पर भी एक हम कह सकते हैं थोड़ा सा रीजन मैप पे अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी, इधर उत्तराखंड में भी कुछ रीजन। तो ये तो हो गई मैप की बात। इतनी हम चावल के बारे में जान लिया, शॉर्ट में से समझते चलेगा। तो चावल के बारे में बस इतना ही जानने वाली बात है भैया। और चावल का सबसे पहले प्रोडक्शन कहाँ पर हुआ था? चावल का सबसे पहले उत्पादन जो साक्ष्य मिलते हैं वो उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। कहाँ भैया? भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले चावल उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद हमें देखना है क्या है, गेहूं यानी वीट। तो वीट की अगर बात करें तो हमें रेंज चाहिए होती है 75 टू 100 सेंटीमीटर, ये रेंज चाहिए। और मैक्सिमम टेम्परेचर इसका जो होता है वो 24 डिग्री सेल्सियस होता है। हम इसे कह सकते हैं 10 टू 25 के रेंज में इसका टेम्परेचर होता है। रीजन इसका भी वही है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ठीक है। मेनली इंडिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ही लाई करता है, तो हम इस ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल को समझ के चलें। इसके बाद ये, हाँ, रबी की क्रॉप है, जो जानने वाली बात है भैया, रबी की क्रॉप है। रबी की क्रॉप होने का मतलब इसकी बुआई हम नवंबर दिसंबर से शुरू करते हैं, मार्च अप्रैल में कटाई हो जाती है, ठीक है भैया। यानी हम इसे कह सकते हैं नवंबर दिसंबर से मार्च अप्रैल। ठीक है। हाँ, अब अगर इस प्रोडक्शन में देखें तो अगर हम गेहूं का प्रोडक्शन में देखें तो इसमें भी भारत सेकंड नंबर पर है। हमारा प्रोडक्शन में गेहूं के प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड नंबर पर आता है। पहले इस पर चाइना और फिर इंडिया,
और अगर स्टेट्स की बात करें तो इसमें यूपी सबसे पहले नंबर पर आता है, सबसे पहले इसमें यूपी आता है और फिर महाराष्ट्र। भैया एक चीज होती है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन में तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है एक यूनिट यहाँ पे होती है हेक्टेयर की, एक हेक्टेयर खेत में कितना प्रोडक्शन हुआ, इसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पंजाब की है, क्योंकि आप देखेंगे पंजाब बहुत छोटा सा रीजन है, पंजाब का रीजन बहुत छोटा सा है, लेकिन फिर भी उसमें गेहूं की अच्छी खासी पैदावार पाई जाती है, इसलिए प्रोडक्टिविटी कहाँ की ज़्यादा है? तो पंजाब की। लेकिन प्रोडक्शन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? उत्तर प्रदेश में। रीज़न क्या है? उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल बहुत है, मतलब खेत बहुत है, जगह बहुत है उत्पादन के लिए, तो बड़े क्षेत्रफल में जब बुआई होती है तो उत्पादन इसका ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और अगर मैप पे इस रीजन की बात करें तो हमारा लगभग ये रीजन बनता है गेहूँ के लिए, कुछ इस तरह से। ये भी नीचे का क्षेत्र गेहूं के लिए होता है, ये लगभग इतना क्षेत्र। ठीक है भैया, अब और चीजें देख लेते हैं। दलहन यानी पल्सेस। तो पल्सेस क्रॉप में अगर हम देखें तो हम मेनली देखेंगे पल्सेस में क्या क्या हमको देखने को मिल जाता है। कई तरह की दालें होती हैं, अरहर जिसे तूर कहते हैं, ठीक है, मटर, चना, ठीक है, ये जो मेन दलहनी फसलें हैं, उड़द, ठीक भैया, मसूर, ये सब मुख्य दलहनी फसलें। तो इसमें से कुछ चीज़ें तो रबी में बोई जाती हैं, मतलब हम इसका सीजन ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके कोर्स में अलग अलग पढ़ने के लिए बात नहीं है, मतलब अलग अलग क्रॉप्स को नहीं पढ़ना है दलहन में, एक साथ दे दिया कि एक साथ हमें जान लेना है। तो हम इसमें से बस इतना जान लेंगे कौन सी दलहन, कौन सी फसल किस सीजन की है, बस इतना जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक दलहन का पूरा रीजन है, मतलब पूरी दाल को एक साथ पढ़ना है, तो हम इसका ना तो क्योंकि अलग अलग दालों के लिए अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट होगी, अलग अलग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगा, अलग अलग सब कुछ होगा, तो हम बस इतना जानेंगे कौन सी किस सीजन की क्रॉप है। तो अगर मटर चना की बात करें तो सीधी सीधी बात है, ये रबी की है, अरहर खरीफ की है। उड़द और मसूर की अगर जब बात करते हैं तो उड़द भैया कुछ उड़द तो हम रबी में बुआई करते हैं, सॉरी जायद में बुआई करते हैं, जायद, और कुछ हम बुआई करते हैं खरीफ में। और मसूर का भी यही है, यह भी खरीफ में बोई जाती है, और जायद में भी। तो इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं, मतलब में 3 मेन क्रॉप जो याद रखनी है वो है अरहर, तूर, पी एंड चना। तो इन तीनों को अगर देखें तो इसमें मटर और चना जो है रबी का है, और तूर यानी अरहर जो है वो खरीफ की है। अब वाटर रिक्वायरमेंट की अगर बात करेंगे इसमें तो रीजन देख लेते हैं, ट्रॉपिकल रीजन ही है, ट्रॉपिकल रीजन। और प्रोडक्शन देखेंगे, प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक है, दाल के उत्पादन में भारत का स्थान है प्रथम, फर्स्ट रैंक। सबसे ज़्यादा उत्पादन दाल का भारत ही करता है, और सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भी भारत ही करता है दाल का। उसका रीजन क्या है भैया? दाल का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भारत में क्यों है, सबसे ज़्यादा उपभोग क्यों है? पूरे विश्व में उत्पादन का 25% उत्पादन भारत में होता है, 25%, और कंजम्पशन होता है हमारे यहाँ 27%। मतलब हमें दालें बाहर से भी मंगानी पड़ती है, सबसे बड़े उत्पादक हम हैं, और हम बाहर से निर्यात भी कर रहे हैं, दालों को मंगा भी रहे हैं बाहर से, दूसरे देशों से। रीज़न क्या है? देखिए, जो दालें होती हैं वो प्रोटीन की सोर्स होती हैं,
और भारत की एक बहुत बड़ी आबादी शाकाहारी आबादी है। जो मांसाहार करते भी हैं, रेगुलर मांसाहार कर नहीं सकते, प्रोटीन की पूर्ति सिर्फ मांसाहार से नहीं करते। हमारा जो देश है बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पे, और उसमें भी बहुत बड़ी आबादी शाकाहारी है। तो जो शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का सबसे बढ़िया सोर्स क्या है? दाल है। तो आप अगर देखें तो हमारे लिए दाल इतनी नेसेसिटी है दाल की कि हम अगर खाने की बात भी करते हैं तो भैया दाल रोटी, कितनी भी अच्छी चीजें खा लें लेकिन बिना दाल रोटी चावल ये खाए हुए हम रह नहीं सकते। रेगुलर मांसाहार करके नहीं जी सकते, क्योंकि हमारी हैबिट ऐसी हो चुकी है, हमारे नेचर के कारण हमारी हैबिट ऐसी हो चुकी है कि दाल हमारे लिए बहुत ही नीडेड चीज हो गई है। ठीक है भैया, तो ये तो हो गए दलहन की फसलें। इसके बाद आती है जो तिलहन। तिलहन मतलब ऑयल क्रॉप, जिनसे ऑयल निकाला जाता है। तो ऑयल क्रॉप में क्या किया जाता है? सरसों, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, और इसके बाद आती है हमारी अलसी। तो ये हमारी हैं तिलहनी फसलें। और तिलहन उत्पादन में हमारा स्थान कौन सा है भैया? दूसरा है चाइना के बाद। माफ कीजिएगा, इसमें भी हम बता नहीं सकते कि कौन सी किस सीजन की है, क्योंकि सरसों देखिए हमारी रबी की है। इस तिल की बुआई तिल भी हम रबी में बुआई करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन किससे होता है भैया? मूंगफली से होता है। कंफ्यूजन हो रहा है इसको। और तेल का हमारे यहाँ कंजम्पशन इतना है कि हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। उत्पादन बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, हम दूसरे स्थान पर हैं तेल उत्पादन में, लेकिन फिर भी हमें तेल बाहर से मंगाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हम तेल को आयात करते हैं। दलहन का भी आयात करते हैं और तिलहन का भी आयात करते हैं, क्योंकि सोयाबीन का तेल और मूंगफली का तेल, अरंडी का तेल, ये सब हमें बाहर से ही मंगाना पड़ता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा उत्पादन इसका नहीं है। सरसों की बुआई होती है, मूंगफली की बुआई होती है हमारे यहाँ, और इन सब में सबसे ज़्यादा क्या बोया जाता है? तो वो मूंगफली बोई जाती है तिलहन फसलों में। लेकिन फिर भी इतना उत्पादन हम नहीं कर पाते जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो पाए। तो ठीक है भैया, इतनी ही जानने की चीज़ इसमें थी। इसके बाद हमारा एक सेक्शन जो हमने भी रख किया था, उसमें छोड़ दिया था, वो है मोटा अनाज। मोटा अनाज का मतलब है मिलेट। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। ठीक है भैया, मोटे अनाज का वर्ष। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है भैया, मोटे अनाज में पोषक तत्व तो हमें भरपूर मिल जाते हैं। जो मिनरल्स हमें अलग से लेने पड़ते हैं वो भी हमें मोटे अनाज में मिल जाते हैं। ठीक है, और इनके उत्पादन में वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। हमें दो चीज़ पढ़ना है, बाजरा और मक्का।
जल मात्रा जल मांग तो कम होती है इनकी, उसके साथ साथ हमें वाटर रिक्वायरमेंट तो कम होती है, उसके साथ साथ इसमें श्रम भी कम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ उत्पादन बहुत कम होता है, क्योंकि चावल और गेहूं के उत्पादन का प्रचलन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम इनका उत्पादन धीरे धीरे बहुत कम करते जा रहे हैं। और अगर हम ध्यान दें, सरकार इसे अब बढ़ावा दे रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 kg चावल को उत्पादन करते हैं तो हमें चाहिए होता है 1 kg चावल उत्पादन के लिए 500 लीटर्स ऑफ वाटर, लीस्ट सबसे कम मात्रा इतनी रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम 1 kg चावल के उत्पादन के लिए। और हमने जल संसाधन चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा वाटर वेस्टेज हमारी कहाँ पे होती है? एग्रीकल्चर में। ठीक है भैया, तो इसलिए सरकार अब इसे बढ़ावा दे रही है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आपके एग्जाम के लिए क्योंकि 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। तो इससे मुझे लगता है एक क्वेश्चन तो बनना चाहिए। अब अगर हम बाजरे की बात करें तो इसे चाहिए होता है 25 से 30 सेंटीमीटर वाटर, और कहाँ हम देख रहे थे पूरे सीजन में जितना उत्पादन में इतना ही रेन चाहिए, इसे रेन वाटर की बात है, इरिगेशन की नहीं, रेन वाटर। तो अभी हम कहाँ देख रहे थे, चावल में हमें चाहिए 120 से 150 सेंटीमीटर तक की बारिश, और यहाँ पे 25 से 30 सेंटीमीटर। मतलब कि जितने पानी में हम 1 किलो चावल पैदा करेंगे उतने पानी में हम 6 किलो बाजरा पैदा कर सकते हैं। और टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पे भी पैदा किया जा सकता, उत्पादन किया जा सकता है इसका। हम इसको एवरेज 20 to 30 मान लेते हैं सेल्सियस तक इसका उत्पादन हो जाता है। यही अगर मक्के की बात करें तो मक्के के लिए भी रेंज यही होती है। टेम्परेचर हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 हो जाता है। अगर बाजरे में देखें तो इंडिया नंबर 1 पे है उत्पादन में, इंडिया रैंक्स फर्स्ट, और इसका स्टेट कौन सा है तो राजस्थान। और मक्के की बात जब करते हैं हम तो मक्के में सबसे ज़्यादा उत्पादन यूएसए में होता है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा उत्पादन मक्के का यूएसए करता है, उसके बाद चाइना, और इंडिया की रैंक है 3rd। और भैया मक्के की बुआई हमारी होती है खरीफ में और रबी में भी मक्का होता है, और कुछ मक्का जायद में भी उत्पादन किया जाता है कुछ क्षेत्रों में। ठीक है भैया, मेनली हम इसे मक्के को मेनली हम रबी की क्रॉप मानते हैं, लेकिन फिर भी रबी और जायद कह सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन पर निर्भर करता है। मक्के की हम कम से कम 2 क्रॉप तो रबी और जायद को मिलाकर लेते हैं, और कुछ खरीफ में लेते हैं। तो इतना तो हमारा हो गया। इसके बाद हमें जो पढ़ना है उसमें हम कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स को देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले कॉमर्शियल क्रॉप का नाम लेते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? गन्ना यानी शुगर केन। आए दिन न्यूज में आपको देखने को मिलता है शुगर केन के बारे में। गन्ने की मिल बंद हो गई, गन्ने की पेराई बंद हो गई, ऐसा सब न्यूज मिलता रहता है। तो अगर हम गन्ने की बात करें तो गन्ने का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हमारा ब्राजील है। ठीक है भैया, उसके बाद है हमारा इंडिया। ठीक, और इंडिया के अंदर अगर स्टेट्स की बात करें तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हमारा यूपी गन्ने का, और उसके बाद है
महाराष्ट्र। और यही अगर हम चीनी की बात करते हैं, चीनी, गन्ने का उत्पादन करते हैं, गन्ने से चीनी बनती है, तो चीनी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हमारा इंडिया। ठीक है भैया, ये जानने वाली बात है कि चीनी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया है। अब गन्ने की फसल जो है एक मतलब लगभग 1 वर्ष की फसल होती है। एक फसल के लिए हमें 1 वर्ष पूरा समय लग जाता है, इसलिए इसकी बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, काफ़ी ज़्यादा अटेंशन की जरूरत होती है, इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। इसका उत्पादन धीरे धीरे कम भी होता जा रहा है। हम देखते हैं पहले जिन क्षेत्रों में गन्ने की बुआई बहुत बड़े पैमाने पे होती है, अब लगभग वहाँ खत्म होते जा रही है, लोग उत्पादन कम कर रहे हैं। जिनके पास खेत कम है वो गन्ने का उत्पादन कम करते जा रहे हैं, चावल और गेहूं का उत्पादन उसकी जगह कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें गन्ने में, तो इसे सब ट्रॉपिकल रीजन में बोया जाता है। ठीक है, और वाटर रिक्वायरमेंट इसकी होती है 75 to 100 सेंटीमीटर, टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27। ठीक, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हमारा यूपी है। इतनी बात गन्ने में जाननी है। बाकी चैप्टर खत्म होने के बाद एक लगभग पूरा जब ज्योग्राफी का हमारा पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, जिसमें हम ये भी देख लेंगे कौन सी क्रॉप किस सीजन में है। एक ऐसा क्वेश्चन फॉर्मेट में बना कि किस सीजन में है, कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, कितना वाटर रिक्वायरमेंट है, एक तरफ से सारी क्रॉप्स को देख लेंगे। तो इतनी तो हमारी मेन एडिबल क्रॉप्स हो गई। इसके बाद हमारे जो बचती हैं वो है, उसमें है फाइब्रस क्रॉप्स और कॉफ़ी, टी, ये सब क्रॉप्स बचती हैं, जिसे हम देखेंगे अगले पार्ट में। मतलब नॉन एडिबल क्रॉप्स जो हम जनरली खाते नहीं हैं, जिनका उत्पादन और कह सकते हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स, जिनका उत्पादन मेनली कॉमर्शियलाइजेशन के लिए ही होता है, पैसे कमाने के लिए होता है, उनको देखेंगे आगे।